नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया 5 कांडों का उद्भेदन, कई हथियार और लूट का सामान बरामद। नक्सलियों की धमकी से दहशत में है पूर्व पैक्स अध्यक्ष का परिवार, डीएम से मिलकर लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा, काम मेरा है और नारियल फोड़ रहे हैं वर्तमान विधायक, आगे से सड़कों का उद्घाटन करेंगे मंत्री नितिन नवीन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 18 और 19 मार्च को बोचहां के सनाठी पुल पर हुई लूटपाट की घटना में शामिल 2 अपराधियों को लूट के सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साहेबगंज पुलिस को भी कामयाबी मिली है। बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से निकले 3 युवकों को हथियार के साथ दबोच लिया गया। इन सभी के निशानदेही पर 4 और अपराधी पकड़े गए। बोचहां के सनाठी पुल पर 18 मार्च को लूट की घटना में शामिल रहे मुसहरी के राजवाड़ा निवासी विकास कुमार और बोचहां के गणपुर निवासी बिक्की कुमार के पास से एक देसी कट्टा और एक गोली के साथ लूट की 2 मोटरसाइकिल और लूटी गई डिश टीवी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि वाहन जांच के दौरान साहेबगंज पुलिस ने पकड़ी बसारत नहर के पास से हुस्सेपुर पचरुखिया निवासी गुड्डू कुमार, अमित कुमार और देवरिया के सुहासा निवासी हैप्पी कुमार को एक देसी कट्टा और 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के निशानदेह पर पंचरुखिया दियारा क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने रूपन छपरा के संजीव कुमार, पंचरुखिया के गौतम कुमार, जितेंद्र राय और भीम कुमार को पकड़ा गया। इन लोगों के पास से 2 दोनाली बंदूक, 2 कट्टा, 4 गोली, लूट की 1 बाइक और 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि इन सभी के पकड़े जाने से 5 कांडों का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में साहेबगंज देवरिया के क्षेत्र में मोबाइल छिनतई की और लूट की कुछ घटनाएं हुई। इन घटनाओं के संबंध में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी सरैया, एसएचओ साहेबगंज देवरिया और पारू के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने बीती रात एक मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 7 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास से 2 देसी कट्टे, 2 राइफल और लूट का अन्य सामान बरामद किया गया है। और जिससे कि और इनके आगे के इंट्रोगेशन में ये पता लगा कि इन्होंने कई अन्य घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता रही है। इस प्रकार लूटपाट की घटनाओं को रोकने में पुलिस को सफलता मिली है। योजना सर जो कि क्या थी, किसी बड़े लोग संगठित गिरोह हैं? ये लोग संगठित गिरोह है। इसमें टोटल 7 लोग हैं जो कि मौका वारदात पर पकड़े गए हैं। इसके अलावा और अन्य लोग भी हैं जिनके बारे में हम लोग की तलाश जारी है। ये लोग एक संगठित गिरोह एक सरगना के अंडर में चलाते हैं और उसी के मद्देनज़र दियारा क्षेत्र में अपराध करते हैं। उसी के मद्देनज़र ये रेड हुई थी। रेड के दौरान इन लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। इनमें से कोई बड़ा अपराधी सर? इसमें से जो अपराधी हैं इन लोगों के टोटल अभी तक के 5 केसेस के बारे में हम लोगों को पता लगा है और इसके अलावा भी अन्य भी केसेस हैं जो कि इनसे पूछताछ के बाद में पता लगेगा। लूटपाट के अलावा और भी किसी तरह की लूटपाट करना, इससे हम लोगों की पूछताछ जारी है। लूटपाट के अलावा जो देरा क्षेत्र में यदि और अन्य दूसरे अपराध हैं, इसके अलावा दूसरे क्राइम्स के अलावा कहीं पे एक्सटॉर्शन मांगने की कुछ बातें आई हैं तो हम लोग को पता लग रही हैं, इसको है जिसके बारे में इनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा बोचहां थाना में थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि इकट्ठा होकर लूटपाट की घटना करने वाले थे, एसएचओ बोचहां ने मौका वारदात पर तुरंत पहुंचे और पहुंचने के बाद में वहां से एक डिश टीवी वाले से लूटपाट की गई थी, जिसको तुरंत उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के साथ ही
उसके पास से एक देसी कट्टा और अन्य सामान बरामद हुआ। इसके अलावा लूट का भी सामान उस व्यक्ति से बरामद हुआ है। इस प्रकार उस क्षेत्र में अपराध की रोकथाम में पुलिस को मदद मिली है। टोटल कितने गिरफ्तारी टोटल 9 गिरफ्तारियां हैं। 9 गिरफ्तारियों में 4 देसी कट्टे हैं, 2 राइफल हैं, गोलियां हैं, लूट का सामान है, बाइक है और ये सभी चीजें बरामद हुई हैं। नक्सली भी कोई गिरफ्तार है? हाँ, नक्सली भी गिरफ्तार है जिससे हम लोग पूछताछ करें। कुर्नी के मनकौली गांव निवासी पैक्स अध्यक्ष प्रदीप यादव का पूरा परिवार अभी भी दहशत में है। नक्सलियों ने 10 लाख रुपए का डिमांड किया है। इससे पहले भी माओवादियों ने प्रदीप यादव पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। बेटे और भाई की भी जान जा चुकी है। एक बार फिर से नक्सलियों की चिट्ठी मिलने पर प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। शनिवार को कुर्नी विधायक अनिल सहनी और कांटी विधायक इसराइल मंसूरी के साथ जिला अधिकारी से मिलकर प्रदीप यादव ने बताया कि 2018 से आर्म्स लाइसेंस लंबित है। सुरक्षा गार्ड को भी वापस ले लिया गया। डीएम साहब से भी मिले थे और वरीय पुलिस अधीक्षक से भी मिले थे। हमारे 2 विधायक जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता भी जी थे और कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी और कुर्नी के विधायक डॉक्टर अनिल सहनी जी भी मामला के लेकर एक प्रतिनिधि। क्या है मामला, पूरा बताइए। मामला है कि 2013 को 24 जून 2013 को मेरे घर पर नक्सलियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें मेरे बड़े भाई लक्ष्मी प्रसाद यादव, मेरे पुत्र प्रभास कुमार यादव की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भगवान की कृपा से हमें किसी तरह बच के निकल गए इस घटना से। उसके बाद फिर 2014 में नक्सलियों द्वारा हमसे लेवी की मांग की गई थी, जो कुर्नी थाना कांड संख्या 107-14 है और वो 185-13 है, 2013 वाला। उसके बाद फिर 12 मार्च को मेरे घर पर गोलीबारी हुई थी और किसने किया हम नहीं देखे। हम उस वक्त लालगंज में थे, एक कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। आया मेरे घर पर, खोजा, हमको नहीं मिलने पर फायरिंग करके भाग गया। अभी कब मांगी गई है? अभी 5 तारीख को नक्सलियों द्वारा मेरे घर के दलान का खिड़की है, उसमें एक पत्र खोसा हुआ था जिसको मैंने पढ़ा। तो उसके बाद मैंने 15 तारीख को एडिशनल एसपी साहब जो हैं मकसूद इमरान जी से मैंने मुलाकात किया, बताया। उसके बाद फकली ओपी जाके मैंने मामला दर्ज किया। उसके बाद जिलाधिकारी और एसपी साहब से मैंने सुरक्षा की मांग की और जिलाधिकारी की मेरा आर्म्स का लाइसेंस भी लंबित और सुरक्षा का भी मांग की है। 2015 से मेरा आर्म्स लाइसेंस लंबित है। कितना दहशत है, लगातार आपको तरह से धमकी मिल रही है? एकदम मेरा पूरा परिवार दहशत में, मैं भी दहशत में हूँ। मैं घर पर जो है ठीक से रहता नहीं हूँ। मेरा पूरा परिवार भयभीत है। मैं डर के मारे घर से जल्दी नहीं निकलता हूँ, कहीं बाहर इधर उधर भाग। डीएम और एसएसपी से क्या आश्वासन मिला? पूरा आश्वासन मिला कि आपको सुरक्षा भी देंगे और आपको आर्म्स का लाइसेंस भी देंगे। इन दोनों आदमी को, दोनों विधायक के सामने में और जिलाध्यक्ष के सामने में इन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम आर्म्स का लाइसेंस भी देंगे और सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। और इस पर जांच का भी मांग करते हैं कि पूरे घटना का उच्च जांच हो और स्पीडली ट्रायल के तहत अपराधियों को सजा दिलाई जाए। हमारे क्षेत्र के और हमारे जिला के महासचिव हैं प्रदीप यादव जी। इनको हाल में ही कुछ माओवादियों द्वारा हत्या के, इसके पूर्व में भी इनके भाई और इनके लड़का का हत्या हो गया। इनको अंगरक्षक भी मिला हुआ था। आज हमने एसएसपी साहब से और डीएम साहब से मिलकर पुनः इनको अंगरक्षक देने की बात की है और अभी हाल में ही फिर इनको चिट्ठी है, आप खुद इनसे ही पूछिए। और पूरा इनका परिवार डरा और सहमा हुआ है। और चूँकि इनका पूर्व में भी इनके पुत्र का और इनके बड़े भाई का हत्या हो गया और अभी ये लोग भी डरे सहमे हैं, इसलिए प्रशासन और डीएम साहब और एसपी साहब आश्वासन दिए हैं कि हम लोग इनका सुरक्षा की व्यवस्था। इन दिनों मुजफ्फरपुर शहर के कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे अपनी उपलब्धि बताते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन और बारिश की वजह से काम में कुछ देरी हुई। शनिवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री ने कहा कि काम मेरा है और नारियल फोड़ रहे हैं वर्तमान विधायक। सुरेश शर्मा ने कहा कि अब आगे से मंत्री नितिन नवीन सड़कों का उद्घाटन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो हमने 3 काम प्रायोरिटी में करवाया। पहला तो नली गली योजना में 250 रोड का हमने स्पेशल ड्राइव फंड मंगवा कर 49 वार्ड के जो हमारे प्रतिनिधि थे, वार्ड काउंसलर थे, सभी जगह 5-5 काम
को हमने शिलान्यास किया और उसमें से 95% रोड का हमने उद्घाटन किया MIT के प्रांगण में, यानी वह रोड बन गया। कुछ रोड जो स्मार्ट सिटी में आ गए वही रोड नहीं बने, बाकी जो है सारी सड़कें बनी। ये पहला काम हमने सभी वार्डों के लिए 49 वार्ड के लिए हमने किया। जो नली गली योजना 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री जी का है, उस योजना के तहत मैंने उस काम को करवाया। इसके बाद दूसरा हमने 12 रोड राज्य योजना से बनवाया। 12 रोड राज्य योजना से लगभग 27 करोड़ का रोड, वह आज मुजफ्फरपुर में जो बड़ी सड़क है, राज्य योजना में वो सड़कें आती है जो मेन सड़क को मिलाती है, मेन सड़क से मेन सड़क को, और उसके अंदर हमने यूनिवर्सिटी में बनवाया, आपको 12 नंबर वार्ड में बनवाया, समझे ना, आपको लक्ष्मी ये आपको नीम चौक से ये पोखरिया जो है पड़ाव पोखर बनवाया। यानी उसमें हमने ये सारी सड़कें जो आज बन करके तैयार दिख रही है, जिससे शहरवासियों को चलने में सुविधा हुआ। इसके अलावा हमने 7 बड़ी सड़क RCD से शिलान्यास किया और वह सड़क आज लोग कह रहे हैं, जाकर के उस पर नारियल फोड़ते हैं कि ये सड़क जो है सो हम बनवा रहे हैं। अरे वो तो मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क का शिलान्यास, हमने मुख्यमंत्री जी ने और पथ निर्माण मंत्री जी ने सारी सड़कों का शिलान्यास किया था। जो सड़क बरसात होने के कारण और लॉकडाउन होने के कारण प्रॉपर उस समय काम नहीं हुआ, जो आज काम हो रहा है। मैं इस बात के लिए मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मुजफ्फरपुर की जितनी भी सड़कें आज बन रही है, वह सुरेश शर्मा यानी मंत्री जी और विधायक जी के पीरियड का, हमारे पीरियड का किया हुआ सड़क बनाया जा रहा है। लेकिन लोग अपने ईंटा से पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं। अरे जनता तो देख रही कि सारे जगह सुरेश शर्मा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नंदकिशोर यादव का बोर्ड लगा हुआ है। उसमें MIT रोड बना, उसमें जवाहरलाल रोड में भी परेशानी आई है, हम उसको अभी बुला करके उसको ठीक करवा रहे हैं 30 करोड़ का। उसी में भामाशाह रोड बनने वाला है, उसी में आपको ये आपका मस्जिद चौक से NH-28 मिलान का श्यामनंदन सहाय कॉलेज वाला रोड, ये सारे रोड शिलान्यास किए हुए हैं हमारे, और ये सब रोड बनने जा रहा है। शिलान्यास आपके द्वारा हुआ, उद्घाटन कोई और कर रहा है? मतलब उद्घाटन करेगा इसका मंत्री। शिलान्यास जो मंत्री किया है, जो विभाग किया है, इसका उद्घाटन भी RCD के जितने भी सड़कें, चाहे रानी सती मंदिर का हो, चाहे जो सड़क बना है या बन रहा है, वह सब सड़क का उद्घाटन इसके मंत्री जो हैं RCD के नितिन नवीन जी आकर के करेंगे। ये बात तय हो चुकी है, दूसरा कोई नहीं करेगा। जिस एजेंसी के द्वारा समय काम को पूरा नहीं किया गया, क्या आपने उनको ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की थी? उसमें कोई एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो गया कि नहीं, तो ब्लैक लिस्टेड हुआ, 2 एजेंसी उसमें ब्लैक लिस्टेड हो गया है। जो सही समय पर काम नहीं किया वो ब्लैक लिस्टेड हुआ, रीटेंडर हुआ, रीटेंडर होकर के ये सब काम हो रहा है, समझे ना। इसमें कहीं कोई कोताही हमारे द्वारा नहीं बरती गई। बहरहाल बरसात और लॉकडाउन के कारण यह काम डिले हुआ, जिसमें जनता को इस बात को गुमराह किया गया कि मंत्री जी के द्वारा काम नहीं हुआ। आज वही जनता उस रोड को देख करके अफसोस जाहिर कर रही है, मुझे कह रही है
कि सारा काम तो आपके द्वारा किया गया है, वही बोर्ड लगा हुआ है, वही काम हो रहा है, जिससे कि शहरवासी खुशहाल हैं। बिहार सरकार अब कानून व्यवस्था में नया बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक तैयार कर चुकी है, जिसे लेकर सदन में विपक्ष हमलावर है। शुक्रवार को विपक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक की प्रांतियों को फाड़ कर अपना विरोध जताया। विधायक अनिल सहनी ने बिल को जन विरोध बताते हुए कहा कि बिल पास होने पर सरकार अपने लाभ के लिए पुलिस का बेजा इस्तेमाल करेगी। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने इस बिल को एकदम सही ठहराया है। दर्शाया गया है कि बिना वारंट का किसी को भी पकड़ा जा सकता है, बिना सर्च वारंट का किसी को भी घर को सर्च किया जा सकता है। यह काला कानून अंग्रेज के द्वारा बनाया गया कानून से भी बड़ा कानून काला कानून है ये, इसीलिए कि इसके द्वारा नीतीश कुमार जी और एनडीए के जो ये सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, आपातकाल चाहता है लाने के लिए। वो चाहता है कि पुलिस के माध्यम से आपातकाल लावे। अब बोलिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप अगर किसी को पकड़ रहा होगा पुलिस, उससे पूछने जाइएगा कि भाई इसको काहे पकड़ रहे हैं गरीब को, तो आपको पकड़ के वो भी आपको पकड़ के बंद कर सकते हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम अगर पूछेंगे कि भाई पुलिस से कि आप इस व्यक्ति को क्यों पकड़ रहे हैं, तो हमको भी पकड़ के बंद कर सकता है। यानी कि ऐसा काला कानून किसी भी राज्य में नहीं है, ना हमारा संविधान कहता है, ना अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे हैं उसमें है। उसके बाद भी ये नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में आकर ये जो काला कानून लाए हैं, उसी काला कानून को मैंने सदन में फाड़ कर फेंकने का मैंने काम किया। और जब जब काला कानून आएगा तो उसे फाड़ने का हम लोग काम करेंगे। और जनहित में, लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र के रक्षा के लिए हमें जनता ने चुना है। उसके जब तक इस शरीर में दम रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। अबे तो ये समझ में बात आ रही कि कोई कांड होता है और तब जाके आप इत्तला थाना को देते हैं और उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन कांड तो हो गया, घटना घट गई, लेकिन घटना घटने के पूर्व अगर उस पुलिस बल को यह जानकारी मिल जाती है कि ये घटना होने वाला है और उसमें छापामारी करके उससे घटना का इंजाम नहीं हो पाता है, रोक दिया जाता है या धरपकड़ हो जाता है, तो इससे तो ज़्यादा अच्छी बात है ना कि घटना होने के पूर्व ही उसका इंतजाम हो जाए, उसमें धरपकड़ हो जाए, उसकी कार्रवाई हो जाए ताकि वो घटना न घटे। तो इसमें जो सरकार ने क्राइम कंट्रोल के लिए ये पहल किया है वह बहुत ही सराहनीय है और विपक्ष को भी सोचना चाहिए, क्योंकि घटना पक्ष पर ही होती है, ऐसी बात नहीं ना, विपक्ष पर भी होती है, उनके भी लोग पर होते हैं, पक्षधारी लोग पर भी होता है, विपक्ष के लोग पर भी होता है। कार्रवाई घटना के पूर्व हो, इसकी जानकारी कर करके पुलिस अगर उस पर इन्वेस्टिगेट करके उस बात को पकड़ता है, ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मुजफ्फरपुर में गौवंश की तस्करी लगातार जारी है। बांग्लादेश बॉर्डर की ओर से ले जा रही गौवंश से भरी एक ट्रक को ग्रामीणों ने पानापुर करियात में पकड़ लिया। मवेशियों की दयनीय हालत देख भर के ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर समेत 4 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने पानापुर ओपी के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पुलिसकर्मियों की पशु तस्करी से सांठगांठ रखने का भी आरोप लगाया है। पानापुर थाना मिला हुआ है। पानापुर थाना मिला हुआ है, ठीक है। हल्ला नहीं रोकना चाहे हैं पहले तो एसपी का नंबर है किसी के पास? हाँ, एसपी को फोन करो। नहीं सुनिए, स्टेटमेंट इनसे लीजिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे? छपरा से आ रहे। आरत कितनी गाड़ी थी आपकी? 12 गाड़ी थी। 12 गाड़ी में आपको थाना प्रभारी से बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई थाना प्रभारी से? वो बोले हैं कि उस रास्ता पर न जाओ, कि इस रास्ता पर चले जाओ। कितनी गाड़ी थी आपके साथ? मेरे साथ में 2 गाड़ी थी। और कितनी गाड़ी बची हुई थी? 2 तो एक साथ थी, और कितनी गाड़ी बची हुई? और गाड़ी 12 में से 10 को बची। थाना प्रभारी में आपकी बातचीत किससे हुई है? उनका नाम है सुमन मिश्रा या फिर? नहीं, रमेश मिश्रा। रुपेश जी। थाना मिला हुआ है उससे। क्या हुआ था कल और कैसे लग रहा है कि थाना उससे मिला हुआ है? थाना उसको पब्लिक को हेट करके उसको भगाने में चक्कर लगा। 11 ट्रक उसको भगाया है। 11 ट्रक मवेशी भगाया है। हाँ,
ये तो अपने ऊपर रिस्क लेकर के गांव वाले यहाँ के आदमी लोग जो है तो उसको बचाए हैं, नहीं तो वो भी उन लोगों पर भी ट्रक चढ़ा देता। तो ये हमेशा इधर से पशु की तस्करी हो रही है? हाँ हाँ, हमेशा 2-3 रोज पहले भी 14 ट्रक पास कराया है। ये और कर्जा थाना दोनों मिल करके ये काम कर रहा है, और एसपी वगैरह भी जो है सो इसमें मिले हुए हैं, वो लोग भी जो है सो कोई इस पर जो है सो अति संज्ञान नहीं ली। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय की मौजूदगी में शनिवार को पुलिस लाइन मैदान में नगर, बेला, काजी मोहम्मदपुर, अहियापुर और उत्पाद थाना में जब्त हजारों कार्टन शराब को नष्ट कर दिया गया। जब्त किए गए हर एक ब्रांड के शराब पर जेसीबी चला दिया गया। समाहर्ता मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार सभी उत्पाद मामले में पकड़े गए विभिन्न थानों एवं उत्पाद विभाग का, मद्य निषेध विभाग का पकड़े गए शराब का बिना आदेशोपरांत विनिष्टीकरण किया जा रहा है। थाने में यहाँ काजी मोहम्मदपुर, बेला, सदर और अहियापुर भी शामिल हैं। इनका भी शराबों का विनिष्टीकरण आज आदेशानुसार किया जा रहा है। लगभग कितना होगा कार्टून इसमें? कार्टून में करीब 800 से ज़्यादा कार्टून का विनिष्टीकरण हो रहा है और विभिन्न प्रकार के शराब भी हैं। नगर क्षेत्र में 20 मार्च से 28 मार्च तक कैंप लगाकर नए और पुराने राशन कार्ड की समस्याओं को दूर करने के लिए लगाए गए कैंप पहले दिन ही फेल होता नजर आ रहा है। 20 मार्च को वार्ड नंबर 1 से 8 तक में वार्ड तहसीलदार और टैक्स दरोगा कैंप में आए ही नहीं। कुछ वार्ड पार्षदों ने तो खुद से ही आवेदन ले लिया, तो कुछ ने अधिकारियों के आने के बाद आवेदन देने को कहा। वार्ड 4 की सावित्री देवी ने बताया कि 3 बार आवेदन देने के बावजूद उनका राशन कार्ड नहीं बना है। तो वार्ड 4 के पार्षद हरिओम का कहना है कि जब आरटीपीएस कर्मी हड़ताल पर है तो कैंप लगाने से क्या फायदा। नहीं मिला था, मगर राशन वाले बोले कि नहीं आपका कैंसिल हो गया है, इस पर अब आपको राशन नहीं देंगे। इसके बाद हम सभी ब्लॉक भी गए, वहाँ भी बनवाए हैं, मगर अभी तो मेरा कार्ड आया ही नहीं है। आज क्या करने आए? आज इनसे मिलने आए, वही कार्ड का सुने कि बन रहा है, इसलिए आए थे कि जा रहे फिर से देने। हम लोग को तो भाई लेटर आया हुआ 1 से 8 और सभी जगह नगर निगम के पदाधिकारी को भेजना था, तहसीलदार को भेजना था, टैक्स दरोगा को भेजना था। तो न तहसीलदार साहब आए हैं न टैक्स दरोगा आए। सवेरे से मैं और मेरा लड़का यहाँ काउंटर खोल के बैठा हुआ है। जो लोग भी आ रहे हैं, चूँकि कंडीशन लग गया है कि जो व्यक्ति का राशन कार्ड में त्रुटि हो गई है या जो व्यक्ति भी नया राशन कार्ड को या त्रुटि है, एक आदमी का नाम आया, 5 आदमी का नाम दिए थे, 4 आदमी का छूट गया, खा भरना है, तो वो सब लोग आरटीजीएस करा के मुसारी से उसका पावती रसीद के साथ बाकी डॉक्यूमेंट, फिर जितना डॉक्यूमेंट आप दिए हैं, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पारिवारिक फोटो, ये सब लगा के और यहाँ जमा करना है। आज जैसे कर्मी नहीं आए तो अब इन आवेदनों का क्या होगा? नहीं आए तो ये आवेदन हम लोग नगर निगम में नगर आयुक्त के पास देंगे या एसडीओ साहब से मिलेंगे कि भाई पदाधिकारी नहीं आए, इस आवेदन को हम क्या करें, और उनको देंगे और इसकी समस्या का समाधान बोलेंगे करिए। और ये जो अभी हड़ताल है आरटीजीएस काउंटर मुसारी में, अब पब्लिक जा रहा है वहाँ, तो वहाँ आरटीजीएस हो नहीं रहा। एसडीओ साहब लगा दिया कि नहीं, उसका जब तक रसीद नहीं मिलेगा तब तक ना टूटी ठीक करेंगे ना नया राशन का बात करेंगे। तो न उधर हड़ताल टूटेगा ना पब्लिक को काम होगा, उसके बिना ले नहीं रहे हैं। तो जो पहले से रसीद जिसका है वही ना करेंगे, जिसको नया राशन कार्ड इधर मिला है और जिसको मान ली कि पत्नी का नाम है, पति का नाम नहीं है, बच्चा का नाम नहीं है, चाहे बच्चे के नाम से बन गया, पति बाप माँ का नाम नहीं है। तो ये सब जो त्रुटियाँ हैं, तो ये सब हमें आरटीजीएस काउंटर हड़ताल पर बंद है, तो क्या करेगा पब्लिक यहाँ आके हम लोग का माथा खा रहा है। पदाधिकारी तो अपना चयन की 3 साल 4 साल पहले के है। पब्लिक कितने आवेदन लिए हैं अभी तक? तो हमारे पास करीब 5-7 आवेदन है और लोग आने वाले हैं। वही पर सब आवेदन तो बहुत है, लेकिन आरटीजीएस का रसीद नहीं है। बिना रसीद के हमको लेने के लिए मनाही एसडीओ साहब की है। यही समस्या है। परिचय बता। मेरा नाम हरिओम कुमार
वार्ड पार्षद, सह सशक्त स्थायी समिति, सह जिला योजना समिति के सदस्य। शनिवार को एसकेजे लॉ कॉलेज के सभागार में बैंकिंग कंपनियों का एकीकरण उद्देश्य एवं चुनौतियों विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच मैनेजर कुमार गौतम ने विषय के विधिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। सेमिनार में एसकेजे लॉ कॉलेज के निर्देशक जयंत कुमार और उप प्राचार्य डॉक्टर ब्रजमोहन आजाद सहित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. तिवारी ने बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44A की जानकारी छात्र छात्राओं को सेमिनार के माध्यम से दी गई। मैनेजर साहब हैं, ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और उन्होंने फोकस किया सारे सब्जेक्ट को, एमालगमेशंस ऑफ द बैंकिंग कंपनीज, एम्स एंड चैलेंजेज वाई, उन्होंने पूरे डिटेल बताया, इनएक्टमेंट से संबंधित बताया, और रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑन द जॉब्स, द एम्प्लॉयमेंट्स, एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, एज वेल एज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द RBI Act 1934. What is the procedure? What is the impact? Everything have been broadly detailed by. That's okay. आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।